समाज का एक सामाजिक कार्यकर्ता होना, अच्छा वकील होना, अच्छा नेता बनना, अच्छा किसान भी बनना, वो भी एक बड़ा लक्ष्य है। आप सबों को मालूम है, आप सब जब फारबिसगंज की ओर से आते हैं, सबको मालूम है हरिपुर में अनीता जी एक किसान है जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी है, महिला किसान है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा किसान बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा नेता तो बनता ही है लोग बिना पैसे का, और पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करते हैं, अच्छी बात है। अच्छा शिक्षक बनते हैं, प्राइवेट शिक्षक बनते हैं, वकील बनते हैं, सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने विद्यालय का लगभग 12 बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इस विद्यालय का 12 बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और हमारे सामने बैठे हैं राजेंद्र जी, सब उनको ही पता होगा कि अपने केडिया टोला का मैन केडिया जो है नाम, और एक पीयूष गोयल करके है, 2-3 लड़के जो हैं वो सीए पूरे कर चुके हैं। तो आपको मैं कुछ भी गलत तथ्य नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन ये इनकरेज करने के लिए मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ढोल पीट करके ये कहना कि आप यहीं करवाइए, दूसरे को पैरवी कराइए, ऐसा नहीं। मैं आपको ये इनकरेज कर रहा हूं कि अपने बच्चों को हित में आप उसको मौका खोजने दीजिए। क्या करेंगे वो, उनकी इच्छा किधर है? डांस में है, क्रिकेट में है, पढ़ाई में है, नेतागिरी में है, वकालत में है। लेकिन सबसे पहले तो पढ़ाई है, पढ़ाई करने के बाद जैसे उसे जाना होगा जाएंगे। तो इसमें आपका सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। इसी के बाद हम चाहेंगे कि अपने विद्यालय के एडिशनल डायरेक्टर श्री NK दास जी, जो बहुत अनुभवी हैं विद्या विहार से, उनसे पहले 28 वर्षों तक कहां पर DAV स्कूलों में प्रिंसिपल रहे। उपस्थित अभिभावकगण, विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाओं, शुभ संध्या। लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं, भाषणों का दौर चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने एकाग्रचित्त होकर सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए। तो पेशेंट लिसनिंग तो आप में है, और ऑटोमेटिकली ये आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए। यहाँ विभिन्न विषयों पर बात करने के साथ साथ मेरा योगदान यहाँ भविष्य के कार्यक्रम पर टिका है। जैसे ये विद्यालय जिला में, कमिश्नरी में, देश के कुछ हिस्सों में, कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते समय चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? अररिया से आ रहे हैं। अररिया में कहाँ काम करते हैं? मोहिनी देवी में। या मोहिनी देवी में मेरा बच्चा पढ़ता है। तो आपको मिल जाते हैं कुछ लोग, हाँ मेरा या मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का, मेरे चाचा मामा का बच्चा पढ़ता था, वो यहाँ नौकरी करता है। गर्व महसूस करते हैं कि उस विद्यालय से आप जुड़े हैं, और मैं भी जुड़ा हूं। खैर, तो ये हुई कि नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की परीक्षा और इसकी व्यवस्था, ये काफी संतोषजनक है, और आप भी संतुष्ट हैं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन क्लास 12 पास करने के बाद बच्चों को फिर से एक नया संस्थान तलाश करना पड़ता है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, ना जाने क्या क्या। और साथ में ये भी देखना पड़ता है कि जिस फीस में मैं मोहिनी देवी में अपने बच्चे को पढ़ा लिया, चाहे वो घर से आना जाना करके हो या छात्रावास में रह के, हॉस्टल में रह के, काफी लो फीस में ये संभव हो पाता है। तो इसी लमसम फीस में आप जब तलाश करते हैं संस्थान,
तो स्टैंडर्ड का संस्था नहीं मिल पाता आपको। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मेधावी बच्चों, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होने लगती है। इस बात की चर्चा आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न विद्यार्थियों के माध्यम से, जो पहले यहां पढ़ चुके हैं, उनके माध्यम से ये आता रहता है कि सर 12 तक तो हम लोग यहां पढ़ लेते हैं, माता पिता पढ़ा पाते हैं, फीस दे पाते हैं, लेकिन उसके बाद वाले में कठिनाई आती है। तो इस विषय को हमारे ट्रस्ट के सदस्य जो हैं, जिसको ट्रस्टी भी कहते हैं, उन लोगों में मंत्रणा हुई, और मंत्रणा होने के बाद उन लोगों ने तय किया कि इस विद्यालय को एक ट्रस्ट चलाता है, जिसका नाम लिखा हुआ है मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। बगल में एक हॉस्पिटल भी है, बहुत कम खर्च में लोग वहाँ चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाते हैं, उसको चलाता है यही मोहिनी देवी रुंगटा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो और बड़े स्तर पर जाने के लिए एक और ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका नाम पड़ा आरके रुंगटा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो कर्म भूमि है, ये जो भवन दिखता है, यही उनका घर था, राम कुमार रुंगटा साहब का। उनके 4 पुत्र हुए, और जैसा कि पहले के वक्ता काउंसलर ने कहा था कि अगर पुत्र का पुत्र हो, कुपूत हो, तो धन क्यों संचय करना, अगर सपूत हो तो भी क्यों संचय करना। कारण उन्होंने बता दिया था कि अगर कुपूत है तो आपका संचित धन को नष्ट कर देगा, और अगर सपूत है तो उस स्वयं कमा लेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके 4 पुत्र, जिसमें एक अभी अपना देह त्याग चुके हैं, 3 हैं। इन लोगों में एक पुत्र आगे बढ़ के, जिनका नाम हुआ महावीर प्रसाद रुंगटा, उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की अपने पिताजी के नाम पर। बाकी भाइयों और सगे संबंधी, समाज के लोग, सबों का सहयोग उसमें मिला। तो अभी ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें 2-4 बातें कि लड़का का रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज 90-95 होनी चाहिए। काउंसलर महोदय ने भी 3-4 चीजों का नाम ले डाला, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, सभी कुछ अच्छा। तो कुल मिला के वो ले दे के एक ही चीज है कि नौकर बनेगा। लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार करना हमारी ट्रस्ट ने सोचा कि भविष्य में जो आने वाले समय में बच्चों को, समाज को जिस चुनौतियों का सामना करना है, वो कैसे, क्या सिर्फ नौकर बन के, सर्विस करके, नौकरी करके नहीं, बिल्कुल नहीं। उन बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो कि काउंसलर महोदय ने कहा था कि उसको पूछिए, बार बार पूछिए कि किस चीज में इंटरेस्ट है और उसको जगाइए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जन्म दे, स्वरोजगार। और स्वरोजगार जब हम करते हैं, अपना रोजगार खुद करते हैं,
तो अपने साथ साथ समाज के अन्य परिवारों को, अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम होते हैं। बड़ी सोच। तो इस पर विचार करना और इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। भविष्य में अभी तत्काल भी चल रहा है इस स्कूल में इस तरह की शिक्षा, लेकिन भविष्य में इस पर अधिक जोर दिया जाएगा कि बच्चे कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बने, स्वनियोजित, अपना रोजगार करें, इंजीनियरिंग पढ़ें, मेडिकल पढ़ें, लॉ पढ़ें, सभी कुछ पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी करने के बजाय नौकरी देने की सोचें कि मैं कैसे एक संस्था खड़ा करूंगा और उसमें लोग नौकरी करेंगे। यहां तक कि खेती भी अगर बृहद पैमाने पर आप करते हैं तो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सोच बड़ी करनी होगी। तो इसलिए यहां पर हमने सोचा कि इन्हें केवल सरकारी, गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वरोजगार के लिए तैयार करना है, ताकि अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन, नई उत्पत्ति कर सकें एवं राष्ट्र के जीडीपी, इसको सरल भाषा में कहें तो आर्थिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ठीक है। विद्यालय अपने विद्यार्थियों को सामान्य विषयों के शिक्षा के साथ साथ स्किल एजुकेशन, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब तो पढ़ते ही हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, लेकिन इसके साथ साथ स्किल एजुकेशन, दिमागी शिक्षा की आवश्यकता है। तो सीबीएसई बोर्ड, दूसरे बोर्ड, नई शिक्षा नीति और हमारा विद्यालय सभी इस दिशा पर काम कर रहे हैं। तो स्किल एजुकेशन पर हमारा विशेष ध्यान है और साथ साथ प्रयोग पर आधारित शिक्षा। प्रयोग पर आधारित शिक्षा का मतलब, अब किसी को घुलनशीलता बतानी है, सॉल्युबिलिटी, कि ये चीज इसमें घुल जाता है, तो किताब में पढ़ाने से अच्छा है कि नमक बच्चे के हाथ में पकड़ा दें और पानी पकड़ा दें, बोले गिलास में पानी है, नमक डाल दो, हिला दो, नमक गायब, दिखता नहीं, घुल गया। चीनी दे दीजिए। पानी कितने तरह, कितने रूपों में पाया जाता है, तो 3 रूप। सॉलिड में भी मिलता है, बर्फ के रूप में, पानी के रूप में लिक्विड, और गैस के रूप में भी वाष्प मिलता है। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों की पढ़ाई हो, विद्यालय इस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड एजुकेशन पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहती है। प्रबंधन विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल का मैदान के साथ साथ खेती की भी व्यवस्था। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये नहीं, मैं किसी विशेष का नहीं कहता, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि फलाने नेताजी को यही नहीं पता कि गोभी या अमरूद गाछ में लगता है कि लता में लगता है। जैसे अमरूद को एक शब्द लताम भी बोलते हैं लोग, तो लोगों को लगता है कि ये लतर में होता है या ये आम है, लता में फलने वाला, लतर में फलने वाला आम, लेकिन वो नहीं, ये अमरूद है। तो खेती में कैसे खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसमें कैसे मिट्टी को पाउडर बनाते हैं, फिर कैसे उसमें क्यारी बनाते हैं,
फूल गोभी कैसे फलता है, पत्ता गोभी कैसे फलता है, नहीं तो बच्चे फूल गोभी वृक्ष में खोजने चले जाएंगे कि बड़ा गांच में कहीं फूल गोभी फलेगा, तोड़ के ले आएंगे।